न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद आज एक और मुख्यमंत्री की हुटिंग हुई। इस बार भीड़ का निशाना बने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। रांची के प्रोग्राम में भीड़ ने हेमंत की जमकर हुटिंग की। रांची के प्रोग्राम में मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाषण दे रहे थे। तभी भीड़ ने हुटिंग करनी शुरू कर दी। लोगों ने सोरेन के खिलाफ और मोदी के समर्थन में जमकर नारे भी लगाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हुटिंग होती देख पीएम नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। उन्होंने भीड़ को शांत रहने का इशारा किया, लेकिन जब तक सोरेन बोलते रहे तब तक उन्हें हुटिंग का सामना करना पड़ा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को इस तरह की हुटिंग का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखकर शर्त रखी थी कि इस बात की गारंटी दी जाए कि हुड्डा की तरह उनकी हुटिंग नहीं होगी, लेकिन मोदी हुटिंग को रोक नहीं पाए। 2 दिन पहले 19 अगस्त को कैथल में हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हुटिंग हुई थी और अब झारखंड के सीएम के साथ भी ऐसा हुआ। दोनों ही मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद थे। उधर हुटिंग के अंदेशे के चलते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने ऐलान किया कि वो नागपुर में पीएम के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हरियाणा में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हुई हुटिंग के बाद चव्हाण ने यह फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में मेट्रो की आधारशिला रखने वाले हैं। साथ ही यहां वो थर्मल पावर स्टेशन का उद्घाटन करने के साथ साथ नेशनल हाईवे 6 पर फ्लाईओवर का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम के साथ महाराष्ट्र के सीएम के मंच साझा नहीं करने पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेसी मोदी मंच से तो भाग सकते हैं, लेकिन मोदी मंत्र से कैसे भागेंगे। मोदी मंच से वो भाग सकते हैं, लेकिन मोदी मंत्र से कब तक भागेंगे। आप भागते भागते इतना थक जाएंगे कि आप भागने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि प्रायोजित कार्यक्रम में बेइज्जती झेलने के लिए कोई भी सीएम पीएम के साथ मंच साझा करने से बचेगा। अगर एक संयोजित तौर से किसी राजनेता की बेइज्जती करने का प्लान बनाया जाए, वो स्वाभाविक है कि उस मंच पर नहीं जाएगा। उधर रांची में पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच से ही पावर ग्रिड समेत 6 प्रोजेक्ट्स का ऑनलाइन उद्घाटन शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम हुए हेमंत सोरेन, केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने झारखंड की राजधानी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIIT बनाने की घोषणा की। इसलिए रांची में बहुत ही जल्द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT इसका काम भी बहुत ही जल्द हम प्रारंभ करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड को खनिज रॉयल्टी का तोहफा भी दिया। उन्होंने कहा कि रॉयल्टी बढ़ने से झारखंड को 400 करोड़ रुपए मिलेंगे। मोदी ने यह भी कहा कि झारखंड में गुजरात से भी ज्यादा विकास करने की क्षमता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर पूर्वी भारत में गैस पाइपलाइन बिछाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जगदीशपुर फूलपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। जगदीशपुर फूलपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। जगदीशपुर फूलपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन आने वाले दिनों में ये काम भी ये सरकार हाथ में लेने वाली है। पीएम ने कहा कि पूर्वी भारत में घर घर में पाइप से गैस पहुंचाने का उनकी सरकार का लक्ष्य है। रांची में उन्होंने कहा कि गोरखपुर, वाराणसी, पटना से लेकर कोलकाता तक घरों में पाइप से गैस पहुंचाई जाएगी। गोरखपुर हो, पटना हो, वाराणसी हो, जमशेदपुर हो, दुर्गापुर हो, कोलकाता हो, इन शहरों में पाइप से घर घर गैस पहुंचाने का हमारा मकसद है। भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर करने वाले एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर यानी CVO संजीव चतुर्वेदी को पद से हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अचानक हुई इस कार्रवाई के पीछे किसी तरह का कारण नहीं बताया गया। पद से हटाए जाने की खबर मिलने के बाद संजीव चतुर्वेदी छुट्टी पर चले गए हैं। जून 2012 में संजीव की नियुक्ति एम्स में चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पद पर हुई थी। उनका कार्यकाल 2016 तक था, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें पद से हटा दिया गया। इस कार्रवाई के बाद संजीव चतुर्वेदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें लिखा है कि एक बीजेपी नेता के निजी डॉक्टर के कहने पर उन्हें पद से हटाया गया है। इस डॉक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई की गई थी।
संजीव चतुर्वेदी ने अपनी चिट्ठी की एक कॉपी प्रधानमंत्री को भी भेजी है और गुजारिश की है कि जिन भ्रष्ट अधिकारियों पर उन्होंने कार्रवाई की उनकी सीबीआई जांच करवाई जाए। बहरहाल चतुर्वेदी के इस तेवर से एम्स से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ज्वाइंट सेक्रेटरी और सीवीओ विश्वास मेहता को 3 महीने के लिए एम्स के सीवीओ का पद दिया गया है। मेहता की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि ईमानदार और सक्रिय सतर्कता अधिकारी को हटा दिया गया। एंटी करप्शन ब्रांच के अधिकार कम कर दिए गए। येदियुरप्पा को उपाध्यक्ष बना दिया गया। क्या बीजेपी ऐसे ही भ्रष्टाचार मिटाएगी? संजीव चतुर्वेदी को पद से हटाए जाने को लेकर निशाने पर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वो सीवीओ के पद के योग्य नहीं थे, इसलिए उन्हें पद से हटाए जाने का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। बिहार समेत 4 राज्यों की 18 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। बिहार में लालू नीतीश के गठबंधन की कड़ी परीक्षा है। इस उपचुनाव के लिए लालू नीतीश ने पुरानी दुश्मनी भुलाकर गठबंधन किया है। बिहार में 10 विधानसभा सीटों के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए 2422 मतदान केंद्र बनाए हैं, जहां सुबह से ही वोट देने के लिए लोगों का जुटना शुरू हो गया था। जिन 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए बिहार में वोटिंग हो रही है उनमें हाजीपुर, छपरा, मोइनुद्दीन नगर, परबत्ता, राजनगर के साथ साथ जाले, मोहनिया, बांका, भागलपुर और नरकटियागंज की सीटें शामिल हैं। छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी ने रणधीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। रणधीर पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। यहां से बीजेपी ने कन्हैया सिंह को उतारा है। कन्हैया पहले पार्षद रह चुके हैं। पंजाब की 2 विधानसभा सीटों पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। इनमें पटियाला और तलवंडी साबो की सीटें शामिल हैं। कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह के सांसद बनने के बाद पटियाला विधानसभा सीट खाली हुई थी। पटियाला में कांग्रेस सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वोट डाला। उनके साथ उनकी पत्नी परनीत कौर भी थी। अमरिंदर के साथ सांसद बनने के बाद ही पटियाला विधानसभा सीट भी खाली हुई थी। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। जिन 3 सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है उनमें आगर, बहोरीबंद और विजय राघवगढ़ की सीटें शामिल हैं। कर्नाटक में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें मुख्य शिकारीपुरा है, जहां से पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र प्रत्याशी हैं। साथ ही चिकोदी, सदालगा और बेल्लारी ग्रामीण सीट पर भी वोटिंग चल रही है। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों ने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए उसकी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान इनकी पुलिस से झड़प भी हुई। सरकार के खिलाफ सड़क पर मोर्चा खोलने वाले स्वास्थ्य विभाग के इन अस्थायी कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच घंटों संघर्ष चलता रहा। मुंबई में एक बार फिर बारिश ने खासी मुसीबत खड़ी कर दी है। सुबह सुबह ही जोरदार बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। सड़कों पर इतना पानी जमा हो गया कि समंदर जैसा नजर आने लगा। सुबह सुबह हुई बारिश के चलते दफ्तर जाने वालों और स्कूल जाने वाले बच्चों को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा। लगातार हुई बारिश के चलते कई सड़कों और गलियों में जलजमाव हो गया। सड़क पर पानी भर जाने के चलते गाड़ियों की आवाजाही में भी मुश्किल हुई। सड़क पर जल भराव के चलते गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती रहीं। कई जगहों पर तो ट्रैफिक जैम भी लग गया। मुंबई के कुर्ला, दादर, माहिम, लोअर परेल, वर्ली समेत दर्जनों इलाकों में भारी बारिश हुई है और जलजमाव हो गया। सड़कों पर पानी भर जाने से बीएमसी की पोल एक बार फिर से खुल गई, जो दावा करती थी कि जल भराव नहीं होगा। यूपी में बाढ़ की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाढ़ की वजह से हुए हादसों में 19 और लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में बलरामपुर में 6, सीतापुर में 4, बहराइच में 3 लोगों की मौत की खबर है। वहीं बाराबंकी और बलिया में 2-2 लोगों की जान चली गई। बाढ़ से गोंडा में एक और लखीमपुर खीरी में एक व्यक्ति की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। यूपी में बाढ़ का हाहाकार 13 जिलों में मचा है। इन 13 जिलों के 1037 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इन गांव में बाढ़ के कहर से 8.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।
यूपी का आजमगढ़ जिला भी बाढ़ की चपेट में है। सरयू नदी का पानी 400 से ज्यादा गांवों को अपने आक्रोश में ले चुका है। 50,000 से ज्यादा की आबादी पलायन को मजबूर है, जबकि लाखों हेक्टेयर फसल चौपट हो चुकी है। यूपी के गोंडा में घाघरा और सरयू के बड़के कहर के बीच हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। बाढ़ से बचाव के लिए अब लोग पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं। पानी में बैठकर लोगों ने नदी की पूजा की ताकि जल स्तर कम हो। आरएसएस के बाद अब शिवसेना ने भी हिंदू राग छेड़ा है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने लिखा कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। इसी पर सामना में संपादकीय लिखा गया और भागवत के बयान का समर्थन किया गया है। भागवत को हिटलर कहने वालों पर भी शिवसेना बरसी। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस देकर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। कुरैशी के मुताबिक राज्यपालों पर इस्तीफे के लिए दबाव डाला जा रहा है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बिल के खिलाफ एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। इस अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। 14 अगस्त को संसद में इस बिल को पास किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में सलमान खान के हिट एंड रन केस मामले की सुनवाई 12 सितंबर तक टल गई। बताया जा रहा है कि केस डायरी समेत कई अहम दस्तावेज गायब होने की वजह से सुनवाई टली। असम में बिगड़े हालात के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू सूबे के हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। रिजिजू असम और नागालैंड से मुख्यमंत्रियों से बात भी करने वाले हैं। इससे पहले कल गृह मंत्रालय ने असम मामले पर रिपोर्ट पीएमओ को दी थी। असम के कोलाघाट में बिगड़े हालात के बीच आर्मी ने यहां फ्लैग मार्च किया। सेना की गाड़ियां शहर के कोने कोने में घूम रही हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। गोलाघाट में एक तरफ सेना ने मोर्चा संभाल रखा है तो दूसरी तरफ शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गाड़ियां न के बराबर चल रही हैं, साथ ही बाजार दुकानें सब बंद हैं। उधर गोलाघाट के लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों ने मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के खिलाफ मार्च खोला, उनका पुतला भी फूका। सीएम और पुलिस के खिलाफ इन लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। उधर असम के गोलाघाट में हुई पुलिस फायरिंग के विरोध में राजधानी गुवाहाटी की सड़कों पर सिटी बसें नहीं चल रही हैं। सिटी बस एसोसिएशन ने 12 घंटे तक बसें नहीं चलाने का फैसला किया। उधर असम के गोलाघाट में कल हुई हिंसा में 2 आदिवासियों और एक पुलिस वाले की जान चली गई। कई लोग जख्मी हो गए। अब तक कुल 9 लोग हिंसा में मारे गए। मैनपुरी में राष्ट्रीय सम्मान के साथ शहीद गया प्रसाद का अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार और पूरे इलाके के लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। इससे पहले सेना की एम्बुलेंस में शहीद का शव उनके पैतृक गांव कुडरिया लाया गया। शहीद गया प्रसाद के अंतिम संस्कार से पहले उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। ऑपरेशन मेघदूत के दौरान हवलदार गया प्रसाद शहीद हुए थे। 18 साल बाद उनका शव मिला तो सर्विस कार्ड के जरिए उनकी पहचान हो पाई। 15 राजपूत बटालियन में हवलदार रहे गया प्रसाद 18 साल पहले सियाचिन के ग्लेशियर में लापता हो गए थे। गया प्रसाद को शहीद घोषित कर दिया गया था। कुछ दिन पहले गश्त के दौरान सैनिकों को उनका पार्थिव शरीर मिला। शहीद गया प्रसाद के परिवार को जैसे ही उनके शव मिल जाने की जानकारी मिली, उनके परिवार की 18 साल पुरानी उनकी अंतिम दर्शन की इच्छा पूरी हो गई। परिवार को इस बात का सुकून है कि सालों बाद ही सही वो उन्हें आखिरी विदाई तो दे सके। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस को गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक मारुति कार से यह जखीरा मिला। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त की टीम ने पीएचईडी विभाग के सब इंजीनियर के घर छापेमारी में आय से अधिक संपत्ति का खुलासा किया। छापेमारी में 3 मकान, 1 प्लॉट, बेशकीमती जमीन के दस्तावेज मिलने के साथ ही लाखों रुपए कैश, भारी मात्रा में जेवरात मिले हैं। दिल्ली में राजघाट के पास फुटपाथ पर सो रहे लोगों को एक तेज रफ्तार टाटा सफारी ने कुचल दिया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा इतना जबरदस्त था कि टाटा सफारी गाड़ी पलट गई। बताया जा रहा है कि देर रात आईटीओ की तरफ से ड्राइवर तेज रफ्तार से टाटा सफारी कार चलाते हुए आ रहा था। फुटपाथ पर 3 रिक्शे वाले सोए हुए थे, जिन्हें ड्राइवर रौंदता हुआ आगे निकला, लेकिन बैलेंस बिगड़ने से गाड़ी पलट गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में पूरी तरह से धुत था और काफी तेज स्पीड से चला रहा था। गाड़ी से पुलिस ने बियर के केन और शराब की बोतलें भी बरामद की। गुजरात के मेहसाणा में हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब
दो तेज रफ्तार ट्रकों के बीच में आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे के बाद हाईवे पर घंटों जाम रहा। चेन्नई में प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। आग कैसे लगी फिलहाल ये पता नहीं चल पाया। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। आग से लाखों का नुकसान भी हुआ। यूपी के मेरठ में एक लड़की मर्दानी बन गई। अकेले वो बदमाशों से भिड़ गई, इनकी जमकर पिटाई कर दी। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान भीड़ तमाशबीन बनी रही और ये लड़की गुंडों से लड़ती रही। दरअसल ये लड़की अपने पिता के साथ बाइक पर जा रही थी, तभी बाइक कार से टच कर गई। इसी बात पर कार में बैठे 4-5 लड़के इस लड़की के पिता पर टूट पड़े। पिता को पिटता देख बेटी बौखला गई और बदमाशों से भिड़ गई। फिरोजाबाद में गुलाबी गैंग की करीब 100 महिलाओं ने एक घर में जमकर हंगामा किया। दहेज की खातिर एक महिला को ससुराल से निकाले जाने पर गुलाबी गैंग ने बवाल किया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग की लपटों से गिर गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया। हनुमानगढ़ की फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों का आरोप है कि एक तो दमकल की गाड़ी देरी से पहुंची, दूसरा उनके पास आग बुझाने की पर्याप्त साजो सामान नहीं था। बिहार के नालंदा में सड़क हादसे के बाद हंगामा मच गया। एक ट्रक ने 2 महिलाओं को कुचल दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर हाईवे जाम कर दिया। यूपी के बदायूं कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। हैदराबाद लैब की जांच रिपोर्ट में बात सामने आई है कि दोनों चचेरी बहनों के साथ रेप नहीं हुआ था। हैदराबाद की सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स की रिपोर्ट में इस खुलासे से इस केस में नया ट्विस्ट आ गया है। सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट सामने आने के बाद जांच की सुई लड़कियों के परिवार की तरफ घूम सकती है। इससे पहले आई डीएनए रिपोर्ट में भी आरोपियों के डीएनए दोनों लड़कियों के कपड़ों से मैच नहीं किए थे। रिपोर्ट सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार के मुताबिक जब आरोपी खुद रेप की बात कबूल कर चुका है तो फिर रिपोर्ट अलग क्यों है। पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि सीबीआई दबाव में काम कर रही है। यूपी के बागपत में आपसी रंजिश में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी यूपी पुलिस में सिपाही है, जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। दिल्ली के कल्याणपुरी में एक महिला की खुदकुशी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति से झगड़े के बाद महिला ने पंखे से लटक कर जान दे दी। पुलिस ने उसके पति को हिरासत में ले लिया है। लखनऊ के सादतगंज में एक कोचिंग संचालक पर 4वीं क्लास के एक छात्र से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। यूपी के देवरिया जिले में एक तरफा प्यार में पागल एक युवक ने लड़की के इनकार करने पर उसे चाकू से गोद दिया। लड़की को गंभीर स्थिति में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। गाजियाबाद में मनचलों से परेशान होकर 12वीं की एक छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया। पीड़िता के मुताबिक स्कूल जाते वक्त मनचले उस पर कमेंट करते हैं और अब एसिड फेंकने की धमकी देने लगे हैं। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मेरठ के जूनियर से हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश। लखनऊ पुलिस ने करते हुए 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 4 लुटेरे साल 2013 में जूनियर से करीब 1.5 किलो सोना लूट कर ले गए थे, जिनमें से पुलिस ने करीब 600 ग्राम सोना बरामद कर लिया है। गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके 1 किलो सोना लूट कर ले गए थे, जिनमें से पुलिस ने करीब 600 ग्राम सोना बरामद कर लिया है। गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में बदमाशों ने एक लैब टेक्नीशियन को चाकू मारकर 30,000 रुपए और सोने की चेन लूट ली। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करने वाली एक महिला को चोरी के आरोप में मुंबई पुलिस ने मुजफ्फरनगर पहुंचकर गिरफ्तार किया। महिला पर लाखों के गहने चोरी कर मुजफ्फरनगर में बेचने का आरोप है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से गायब बाघ को रेस्क्यू टीम ने ढूंढ निकाला है। ये बाघ सीधी जिले में घूम रहा था। बाघ के गले में लगे ट्रांसमीटर के जरिए बाघ की लोकेशन का पता चला।